सिंध इमरान खान की प्रायोरिटी में नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से जो डिमांड्स की हैं उस डिमांड में पहला ये था कि गवर्नर साहब का इस्तीफा लिया जाए। वो कि टिकट वाकई बिकते हैं। मेरे घर पे ही जब मीटिंग हुई थी इसमें लियाकत साहब भी थे, सब थे। आपको सिंध के अवाम ने वोट दिया, लेकिन आपको सिंध के आप तो जैकबाबाद से सीट लेकर आए, आप घोटकी से सीट लेकर आए। सब सूबों की अभी तक तो थोड़ी शिकायतें चल रही हैं। ब्यूरोक्रेसी भी उतनी ही बराबर की शरीक होती है उन सारे गुनाहों में जो पॉलिटिशियन होता है। सबका ब्यूरोक्रेसी पूरी आधा तो जेल में है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़िंदगी टीवी और मैं हूं ज़ुहैब ज़रदारी। आज प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, साबिक ब्यूरोक्रेट हैं और मीडिया की मानी जानी पहचानी शख्सियत हैं गुल मोहम्मद रिंद साहब। उनसे हम आज मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। पहले तो शुरुआत हम सियासी मामलात से की तरफ से ही करें। पीटीआई में आप हैं और पीटीआई को एक बहुत बड़ा सदमा पहुँचा है हालिया दिनों में सेनेट के अंदर। तो इतनी बड़ी शिकस्त और तारीखी शिकस्त अक्सर के बावजूद आपको मिल गई। ऐसा नहीं हो कि आसिफ जरदारी ने वही बदला ले लिया जो सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक अक्सरत के बावजूद अपोजिशन हार गई थी और इस बार अक्सरत के बावजूद आप हार गए। नहीं ज़ुहैब साहब, पॉलिटिक्स नाम ही अप्स डाउन्स होते रहते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ नज़रियात के लोग होते हैं, मुख्तलिफ सोच के लोग होते हैं, मुख्तलिफ पार्टियाँ होती हैं, तो उनमें तो कंपटीशन होती रहती है। लेकिन ये पीटीआई को ये एक्सपेक्टेशन बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले यहाँ पे सदर पाकिस्तान यहाँ थे कराची में, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी अलवी साहब से। तो हमारी पार्टी पूरी होपफुल थी कि इंशाल्लाह ये सीट हम जीतेंगे और कहाँ कन्फर्म थी। लेकिन जहाँ तक आसिफ जरदारी साहब, क्योंकि हम भी नवाब शाह से बिलोंग करते हैं, एक बहुत बड़ा सियासी खिलाड़ी है, एक अच्छा सियासत कार्ड खेलता है, वक्त पे खेलता है और दुश्मन के पत्तों को भी अंदर से देख लेता है। तो ज़रूर उसने खेल खेला होगा अपना सियासी, लेकिन पीटीआई के लिए बड़ा धचका था। तो उसके बाद हम समझते हैं कि हमारे लीडर ने बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया कि वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, हाँ, खुद को असेंबली में पेश किया कि जी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस अगर कौम चाहती है। उसके आप अल्फाज सुने, बड़े वजनदार अल्फाज हैं। अगर कौम चाहती है और मेंबर चाहते हैं कि क्यों तो मैं अपोजिशन में बैठ जाऊंगा, तो वो गेम तो बराबर हो गई माशाल्लाह। अभी आगे की बात करते हैं, देखें क्या होता है। अच्छा, वैसे भी रिंद साहब के आपके यहाँ जो कैंडिडेट्स दोनों थे उस पर भी काफ़ी रिजर्वेशंस आई। आपके यहाँ पर भी आपके पहले 3 और फिर बाद में 2 मेंबरान ने तो खुलकर कहा कि हम फैसल वाडा को और सैफुल आबड़ो को वोट नहीं देंगे, शहरियार शहर और असलम आबड़ो में। तो आप समझते हैं कि वाकईतन आपकी क़यादत से इस टिकट में या कैंडिडेट्स को खड़ा करने में कुछ गलती हो गई? अगर ना होती तो शायद आपका एक यहाँ भी मेंबर आ सकता था। और देखें जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि गलती ये हो गई, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई गई थी वहाँ उसमें सिंध के लोग लिए नहीं गए। उसमें सिर्फ गवर्नर साहब को लिया गया कि गवर्नर साहब तो सियासी नहीं है, ही इज़ ए नॉन पॉलिटिकल पर्सन। वो ऑलरेडी उस पार्लियामेंट कमेटी के मेंबर थे। हमने जो प्रोटेस्ट किया, हमने जो शिकायत की प्राइम मिनिस्टर साहब से, जो लेटर हमने प्राइम मिनिस्टर को यही लिखा कि सिंध से पार्लियामेंट्री कमेटी में किसी को नहीं लिया गया। कम से कम उसमें जैसे केपीके से 3 मेंबर लिए गए, हालांकि केपीके में सिंध के 4 होने चाहिए थे। 7 मेंबर तकरीबन पंजाब से हैं। अच्छा, बलूचिस्तान का तो खैर चलता रहता है। लेकिन हमने कहा कि अगर कोई सियासी आदमी होता हमारा, लियाकत जतोई साहब होते, भुट्टो साहब होते, या कराची से, हमारे कराची सिंध है, सिंध से कोई बंदा कोई सीनियर बंदा कोई होता, तो हमें यकीन था कि ये फैसले इस तरह नहीं होते। तो वो जो लियाकत जतोई साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ा इंकशाफ कर दिया था कि 35 करोड़ रुपए में टिकट बेचा गया है सैफुल आबड़ो को, बहुत बड़ा इल्जाम। नहीं, वही मैं ये वाकई इसमें हकीकत है? नहीं ज़ुहैब साहब, मैं वही आपको बता रहा हूँ कि वो पार्लियामेंट कमेटी ने अब क्या फैसले किए। वहाँ तो कोई सियासी आदमी सिंध से था ही नहीं, गवर्नर साहब थे। मतलब वो कि टिकट वाकई बिकते हैं? नहीं, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि मेरे घर पे ही जब मीटिंग हुई थी इसमें लियाकत साहब भी थे, सब थे वहाँ। इस चीज़ पे जो डिस्कस हुआ तो हमारे पास कोई इस तरह प्रूफ नहीं है जो मीडिया पे या दोस्तों को बताया जाए। लेकिन
उस पे ये लोगों का ऑब्जेक्शन ये था कि वो ताज़ा पीटीआई में आए हैं 8-9 महीने 10 महीने। और मज़े की बात तो दोस्तों को सुनकर हैरानी होगी कि 2018 की इलेक्शन में वो ताला उसका निशान था, पीटीआई के प्लेटफॉर्म से नहीं लड़ा था। तो हमारी ऑब्जेक्शन ये था, ये देखिए 35 करोड़ बाद की बात है। एक तो सीधी बात तो यही नजर आती है, एक ठेकेदार को टेक्नोक्रेट आपने बना दिया। हमने ये कहा कि भाई बात है उसमें खूबी क्या है, लेकिन क्योंकि पार्लियामेंट पार्टी की एक फैसला था और उसमें डिसिप्लिन में रहते पार्टी के रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हमने ज़रूरी समझा कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर लिखें। और पहले हमने लेटर लिखा और फिर वो लेटर जो हमने पब्लिश किया, मीडिया को दे दिया। हमें यकीन है कि पीएम ज़रूर उनको कंसीडर। अच्छा गुलाम साहब, अभी जो आपके 2 नाराज़ एमपीएस जिन्होंने खुलेआम वोट भी नहीं दिया आपको, और बिल्कुल उन्होंने किसी और कैंडिडेट को दिया, पीपल्स पार्टी को दिया या किसी को दिया, लेकिन पीटीआई के कैंडिडेट्स को नहीं दिया, अब वो अभी भी आप पार्टी का हिस्सा रहेंगे हैं, या आप समझते हैं कि अब शायद पार्टी उनके खिलाफ, क्योंकि उनको खैर नोटिस तो भेजा गया है, लेकिन फिर भी क्या आप समझते हैं कि उनके साथ बातचीत करके मामला सेटल किया जाएगा? कि देखिए जी, इलेक्टेड एमएनए को एकदम पार्टी से निकालना ये बहुत बड़ा प्रोसीजर है और पार्टी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। मेरा ख्याल है कि ये जो भी लोग अभी इसमें जो पता चल जाएगा पार्टी को कि किन किन लोगों ने हमें वोट नहीं दिया, तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट इलेक्शन में उनको टिकट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा, उन पे डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा। सो फार पार्टी से निकालना या एक एमएनए को, क्योंकि जहाँ पहले ही हमारी इतनी बड़ी मेजॉरिटी नहीं है इस वक्त असेंबली में, तो ज़रूर पहला प्रायोरिटी ये है मेरा ख्याल है, खान साहब इसी पे कर रहे हैं। और आज इलेक्शन कमीशन को भी कल उन्होंने बड़ी बात की कि भाई आप चंद एजेंसी वालों से मिलें, आपको वो नाम मिल जाएंगे। और वो नाम तो अब तो बार आ गए, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ज़रूरी अंडर कंसिडरेशन है कि जिन्होंने नहीं दिया है, जिन्होंने बेवफाई की किया है या धोखा किया है, तो पार्टी के रूल्स के मुताबिक उन पे ज़रूर एक्शन होगा। अच्छा, एक और चीज़ ये कि जिस तरह एक जो सिंध के दोनों एमपीएस की मैं बात करूं, उन्होंने चलें जितने भी उसमें वजूहात बताई, उन्होंने एक बात की, वो जो उनकी बात को लेकर वो मेरा सवाल भी है, उन्होंने कहा कि सिंध इमरान खान की प्रायोरिटी में नहीं है। आप मुत्तफिक हैं या नहीं? आप क्योंकि आप इमरान खान से मिलते हैं। देखिए हमारे जो रबर कमेटी हमने बनाई है, जिसमें पूरे सिंध से जो है ना लीडिंग हर डिस्ट्रिक्ट से लोग हैं, वो जो पीटीआई से ताल्लुक पीटीआई से, और जिन्होंने प्राइम मिनिस्टर से जो डिमांड्स की हैं, उस डिमांड में पहला ये था कि गवर्नर साहब का इस्तीफा लिया जाए। क्यों ये है? आपने भेज दी वो डिमांड? हाँ, अच्छा, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर को गई हैं और पब्लिक भी हो गई हैं, मीडिया में भी आ गई हैं। उसमें मैं आपको कॉपी भी भेज दूंगा। उसमें डिमांड, अच्छा, अब उस डिमांड का रीज़न क्या है? डिमांड का रीज़न ये था कि क्योंकि गवर्नर साहब ने पार्टी को अच्छी तरह हैंडल नहीं किया, इस तरह हमारे एमपीए भी गए। देखें, प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं है एमपीएस को हैंडल करना, तो गवर्नर का भी नहीं है सर? नहीं, गवर्नर का तो नहीं है, लेकिन प्रोविंशियल मैटर है ना, प्रोविंशियल मतलब आप समझते ये फेल्यूर का पूरे जिम्मेदार गवर्नर साहब? अच्छा। और ये पार्टी में असरात भी ये हैं। देखें, जो हमारे एमपीएस साहब ने जो स्टेटमेंट दी है या जो बातें की हैं, देखिए प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना या प्राइम मिनिस्टर तक ये बातें पहुंचाना वो काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन गवर्नर साहब जिस पोजीशन में हैं, ठीक है, ये इंडिपेंडेंट एक पोजीशन है, लेकिन कम से कम लोगों को सुन तो सकते हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं या ये है तो ज़रूर उनको एक रिग्रेट होगी। लेकिन जहाँ तक ये कि सिंध प्रायोरिटी नहीं है, हर सियासी लीडर की प्रायोरिटी पूरा पाकिस्तान होता है। अगर पीपल्स पार्टी आज सिर्फ सिंध में है और पंजाब में, केपीके में, बलूचिस्तान में ज़ीरो हो गई है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि बिलावल साहब की या आसिफ जरदारी साहब की प्रायोरिटी पंजाब नहीं है या बलूचिस्तान नहीं है। ज़रूर वहाँ इनको जाने के लिए अभी प्रॉब्लम्स हैं। यही सूबे थे जहाँ पीपल्स पार्टी की हुकूमतें बनी पंजाब के अलावा। तो इससे मैं टोटल एग्री नहीं करूँगा कि प्रायोरिटी कम हो सकती है, लेकिन जहाँ तक इंटरेस्ट है, आप देखें हमारे कितने एमएनए हैं सिंध से, 14 तकरीबन एमएनए हमारे, लेकिन डिलीवरेंस कुछ नहीं। आपने कहा नहीं, इमरान खान ने आज तक जो कराची पैकेज का अनाउंस किया था वो भी कुछ नहीं दिया अभी तक। आपका सवाल था कि क्या खान साहब की प्रायोरिटी सिंध नहीं है? मतलब वो सर देखें, आपके एक्ट से पता चलता है कि प्रायोरिटी है या ना। कोई 2-4 चीजें बताएं जिसमें से, लेकिन ये तो हमारे जजीरे लेकर जा रहा है, प्रायोरिटी को जजीरे बन गए। प्रायोरिटी तो थी ना कि हमें इतनी सीटें मिली,
और उसके अलावा नहीं सर, सीटें तो आप जीतने के बाद की प्रायोरिटी बात कर रहा मैं हूं। वही कह रहा हूँ, आपको सिंध के अवाम ने वोट दिया, देखिए आपको सिंध के, बिल्कुल वोट आप तो दिया। जेकबाबाद से सीट लेकर आए, आप घोटकी से सीट लेकर आए, मैं लेकिन बदले में कुछ नहीं मिला। मैं आपको ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ दूं कि अंदरूनी सिंध से पीटीआई को 13 लाख वोट मिला है। वो 13 लाख वोट मेरा ख्याल है कराची से भी नहीं पड़ा है। ये नहीं कि पीटीआई प्रायोरिटी नहीं है, पीटीआई को वोट नहीं मिला, लेकिन जिस क्राइसिस में खान साहब को हुकूमत मिली या पीटीआई को हुकूमत मिली, तो मेरा ख्याल है सब सूबों की अभी तक थोड़ी शिकायतें चल रही हैं कि जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी या जो हमारा मकसद था, जो खान साहब के वायदे थे, उस लेवल पे नहीं हुई। लेकिन इंशाल्लाह अच्छा, वही तो अभी 2.5 साल हैं। इसमें ये कि 2.5 साल, अब तीसरा साल चल रहा है, पर मेरे ख्याल में पूरे 2.5 साल भी नहीं बचे। अब मुझे सिर्फ ये कि इतने अरसे तक अब आपको पता लग जाना चाहिए कि हुकूमत कैसे होती है, मसले क्या थे, उनके हल क्या हैं। खान साहब से आज जब भी सवाल होता है पब्लिकली या पॉलिटिशियंस करते हैं, अपोजिशन करती है, महंगाई क्यों है, जवाब आता है मैं एनआरओ नहीं दूंगा। सर पेट्रोल महंगा हो गया, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। भाई डेवलपमेंट दो, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। नौकरियां दो, मैं एनआरओ नहीं दूंगा। वहां तो एक ही जगह इमरान खान साहब ऐसे नहीं लगता कि उस बाउल से बाहर निकल ही नहीं रहे। नहीं देखिए, एनआरओ ने तो इस मुल्क को बर्बाद किया। देखिए जोएब साहब, आप मीडिया के बड़ी फेमस सर अवाम को एनआरओ देना है, अवाम को भी तो कोई एनआरओ मैं चाहिए। कहता हूँ कि आप मीडिया के बहुत फेमस शख्सियत हैं। आप देखें ज़िया मुशर्रफ के ज़माने में जो एनआरओ दिया गया था, वहाँ से लेकर अभी तक वो पॉलिटिकल सेटअप बन नहीं रहा है। वो लोग जो जिन्होंने क्राइम किया, करप्शन की, सब मुझे याद है। उस वक्त मेरे भाई बड़े केबी साहब चीफ सेक्रेटरी थे, तो वो जो मर्डर लोग हुए थे उनसे केसेस विड्रॉ कर। अब ये एनआरओ ये नहीं है कि मैंने एक मर्डर किया और मुशर्रफ साहब अपने मफाद के लिए वो सब जो कातलों को छोड़ दिया, वो एमक्यू पे जो भी मर्डर्स थे उनको छोड़ दिया, या और पार्टियों की, एमक्यू नहीं सब पार्टियों की, वो तो ठीक है। लेकिन वहाँ से फिर खान साहब को जिस मतलब वो अगर होना भी था तो पॉलिटिकल केसेस पर आप देते हैं, तो क्रिमिनल केसेस पर भी मैं वही कहूँ कि एक जो इस कौम को तकलीफ पहुंची है एनआरओ से, जो अभी तक पहुंच रही है, अब भी नैब में जो केसेस चल रहे हैं घूम फिर के वो एनआरओ की तरह चल रहे हैं। बिल्कुल महंगाई है, खान साहब खुद भी मान रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर भी मांग रहे हैं, अलबत्ता असेंबली में हर कोई। लेकिन उसके साथ कभी कभी कहते हैं ना, कुदरत का भी अपना एक नया तरीका होता है। ये जो कोरोना की मुसीबतें, इंटरनेशनल रिसेशन आ गया, मेरे अपने तीनों बच्चे बाहर रहते हैं तो वहाँ जॉब करते हैं, तो मैं उनसे पूछता हूँ, वो कहते हैं बाबा इधर भी ज़िंदगी अब मुश्किल हो गई है, इतनी महंगाई हो गई है। तो ये एक मसला है, खान साहब की प्रायोरिटी भी है और महंगाई कम होनी चाहिए। हमारा अपना जो बजट है वो भी अब आप सोचिए, जब आपकी ये हालत है तो गरीब की, दिहाड़ीदार मजदूर की क्या हालत होगी, जो बेरोजगार होगा उसकी हालत क्या होगी। अच्छा, जो आपने जो डिमांड्स भेजी हैं पीएम साहब को, आप कितने पूरी उम्मीद है कि वो कबूल की जाएंगी? क्योंकि पहली जो आपकी डिमांड है वो बहुत ज़्यादा वजनदार है कि आप गवर्नर को हटाना चाहते हैं। तो अगर वो, क्या आपको पूरी उम्मीद है कि वो डिमांड्स आपकी मंजूर होंगी पीएम साहब के पास? अगर ना हुई तो देखें ना लाला, पीएम होता है ना, या सिर्फ मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है एक साइड, दूसरा वो हमारे पार्टी का सरबराह है। आज पीटीआई में जो भी बंदा गया है वो इमरान खान की वजह गया है, और आज तक जो भी बंदा बैठा है अभी तक पार्टी में वो भी इमरान खान की वजह से, उसकी कुर्बानी, उसकी मेहनत की वजह से। अच्छा, और उसी ने हमें ये ज़बान दे दी सच बोलने की कि जहाँ आप समझें कि ये काम गलत हो रहा है तो आप बोल दें। असेंबली में उसने ये कहा लोगों को कि जी आप मैंने मेरे कह दें तो मैं हट जाता हूँ। तो सिंध में पिछली 3-4 जो इलेक्शनें हुई हैं उसमें जो हमारा बुरा हशर हुआ, मलीर में हम तीसरी चौथी पोजीशन में आ गए। आपने सांगड़ में देखा कि जहाँ हमारे बड़ा एक असर है, ख़ासकर शाह महमूद कुरैशी साहब के बड़े वोट हैं वहाँ पे, उमरकोट 6000 वोट मिले। उमरकोट का हमने अशर देख लिया। यहाँ तक कि जब ये टिकट दिए गए किसी से मशवरा भी नहीं किया। देखिए, मैं 2 चीज़ आदमी को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ, लियाकत जतोई साहब और भुट्टो साहब, अमीर बख्श भुट्टो साहब, उनके वालिद साहब मुमताज़ भुट्टो साहब। जोएब साहब इन्होंने ज्वाइनिंग नहीं की, इन्होंने अपनी पार्टियां मर्ज की पीटीआई में। इन लोगों ने अपनी पार्टियां मर्ज की पीटीआई में। उस वक्त मुझे याद है इन लोगों के लिए बड़े क्वेश्चन लोगों ने किए कि सर आप जा रहे हैं, हमें क्यों ले जा रहे हैं? इन्होंने कहा नहीं जी, हमें खान साहब के चलना है। अब यह है कि जब आप सिंध में टिकट देते हैं, इनसे तो मशवरा करें।
इनसे तो पूछें भाई फलां बंदा इधर जीत सकता नहीं, है। अभी तो उनसे मिलते ही नहीं है, मशवरा तो बड़ी बात है, मुलाकात ही नहीं करते मेरे ख्याल में। वही कह रहा हूँ कि लाला, इसलिए फिर हमने कहा अब ये भी आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर हमारे मुताबिक माने ना माने, उनका उसका हक है, वो बड़ा है पार्टी का, लेकिन बच्चे तो ज़रूर शिकायत करेंगे बाप से मगर करेंगे, बड़े से करेंगे। लेकिन कोई हमारा गलत डिमांड नहीं है, जो भी है पार्टी के मफाद में, कोई हमने अपना ज़ाती कोई डिमांड नहीं किया। यहाँ तक कि भुट्टो साहब या जतोई साहब, हम तो सेनेट के कैंडिडेट भी नहीं थे, नहीं थे। हाँ, लेकिन हमने कहा कि पार्लियामेंट कमेटी बोर्ड में इनको होना चाहिए था। तो हमें यकीन है, लेकिन हमारी 10 तारीख को फिर मीटिंग है और हम देखेंगे कि हमने जो लेटर पब्लिश किया और खान साहब को भेजा, उसमें पार्टी का क्या रिएक्शन है, ख़ास कर खान साहब से, तो फिर इंशाल्लाह उस पर जो भी मतलब उसमें हो भी सकता है कि ये जितने लोग आप जो अपनी कमेटी में हैं, वो हो सकता है कि वो आप सियासी मुस्तकबिल का अपना ऐलान भी करें। ज़रूर जी, हमारा हल्फिया कमिटमेंट है एक दूसरे से कि हम हल्फिया जो भी फैसला करेंगे इकट्ठे करेंगे। नई जमात बनाएंगे या किसी और जमात को ज्वाइन करेंगे? नई जमात क्यों ना, किसी और में क्यों जाएंगे, अपनी पार्टी में जंग लड़ेंगे। देखें आप, मज़ा कब तक लड़ेंगे, कब तक जंग लड़ेंगे? नहीं, खान साहब की जो मुझे तबीयत का पता है, जो हमने खान साहब को देखा है, जैसे उसको टाइम मिलेगा हमसे ज़रूर मीटिंग करेंगे। शायद वज़ीर आज़म के ओहदे के हटने के बाद कोई टाइम मिले और तब उनके हाथ में कुछ नहीं होगा। नहीं, ज़रूर सुनेंगे। नहीं सुनेंगे तो देखें जी, पॉलिटिक्स जोरी नहीं होती है, कोई कैद नहीं है। देखें, और खान साहब ने हमें कैद करके तो नहीं रखा है ना। आज हम सब लोग पीटीआई में हैं, पीटीआई के नज़रिए की वजह से, खान साहब की शख्सियत से की वजह से, या दूसरे लोग जो पीपल्स पार्टी में हैं या मुस्लिम लीग नून में ने। देखें, मुस्लिम लीग नून इस वक्त नवाज़ शरीफ साहब नहीं है मुल्क में, लेकिन जो नज़रिया है उनके साथ लोग हैं। तो हम भी इस तरह खान साहब के साथ नज़रिए में हैं, तो इंशाल्लाह। अच्छा सही। अरे कौन साहब, एक और चीज़, क्योंकि आप ब्यूरोक्रेट रहे हैं और माशाल्लाह एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है आपको, मुख्तलिफ ओहदों पर आप रहे हैं। हमेशा हमारे यहाँ देखिए, हमारी जो सोसाइटी को करप्शन ने तबाह किया है। बिल्कुल। और हमारे जो पॉलिटिकल कल्चर को भी हमारे करप्शन नहीं तबाह किया है, क्योंकि पॉलिटिकल कल्चर आप सेनेट के इंतखाबात आपके सामने हैं, चाहे वो फिर बाद में तहकीकातों पता चले न चले, लेकिन बाजुल नज़र में हम सबको यही नज़र आ रहा है कि पीछे कुछ गड़बड़ हुई है। लेकिन हमेशा लान तान और इल्ज़ाम सिर्फ पॉलिटिशियंस पर लगते हैं, लेकिन पॉलिटिशियन भी तब तक करप्शन नहीं करता जब ब्यूरोक्रेट उसके साथ ना हो। तो ब्यूरोक्रेसी भी उतनी ही बराबर की शरीक होती है उन सारे गुनाहों में जो पॉलिटिशियन होता है। तो लेकिन ये क्योंकि इल्ज़ामात की जद में सिर्फ सियासतदान आता है, एक मिनिस्टर तो आता है लेकिन मिनिस्टर का सेक्रेटरी नहीं आता। नहीं ज़ोहैब साहब, इस वक्त सबका ब्यूरोक्रेसी पूरी, आधा तो जेल में है, आधा में नैब के केस हैं। मुझे बताएं, तकरीबन मतलब सोसाइटी में बदनाम ज़्यादा, तकरीबन सिंध के सबका 3-4 चीफ सेक्रेटरियों पे केस चल रहे हैं। फेडरल सेक्रेटरी तकरीबन बहुत सारे, कोई जेल में हैं, कोई नैब के हैं। ये नहीं कि उन पर नहीं है, लेकिन बात यह है कि ब्यूरोक्रेसी एक निज़ाम चलाने के लिए, ठीक है कि जी आप उसको जो काम देंगे वो इम्प्लीमेंट करेंगे। काम लेना गवर्नमेंट का काम है। अच्छा, अभी मिनिस्टर गवर्नमेंट अगर कोई इलीगल काम करे, वो सेक्रेटरी या कोई अफसर, वो चाहे ब्यूरोक्रेट चाहे, तो वो इनकार कर सकता है। मैं वही कहता हूँ कि उस वक्त वो काम इलीगल नहीं होता है। उस वक्त ये लोग, वो मिनिस्टर भी समझते हैं कि लीगल काम है और ब्यूरोक्रेसी भी समझती है कि लीगल काम है। अब इस दौर के काम है ना। अभी देखें, खान साहब तो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं जो वीकली कैबिनेट मीटिंग कर रहे हैं, हर फैसला कैबिनेट से कराते हैं। पुराने प्राइम मिनिस्टर के दौर में नवाज शरीफ तो 8 महीने में कैबिनेट मीटिंग नहीं करता था। तो अभी देखें, हर फैसले में कैबिनेट को इन्वॉल्व कर रहे हैं। अच्छा, जब मेरा मिनिस्टर जाएगा तो सेक्रेटरी भी जाता है कैबिनेट मीटिंग में। शायद वो अंदर नहीं बैठता, लेकिन बाहर हम बैठे होते थे उस वक्त। तो कहने का मकसद है कि अगर पॉलिटिशियंस अपना कॉलर साफ रखें और अपनी काम से काम रखें, अकेला ब्यूरोक्रेट करप्शन नहीं कर सकता। फिर जब दोनों तालियां बजती हैं तो फिर होता है। लेकिन ये इस वक्त ब्यूरोक्रेसी भी मुसीबत में है। और अगर वो ब्यूरोक्रेसी बहरहाल अगर चाहे तो वो भी काफ़ी अगर काम करे तो वो सियासतदान को जरूरत ही नहीं होगी कि वो करप्शन कर सके। अगर एक और चीज़ भी है कि आप अब काफ़ी साल हो गए हैं रिटायर होने के बाद, मतलब आपने आकर कुछ अर्सा आपने फलाई काम को दिया ज़्यादातर, फिर आप पॉलिटिक्स में आ गए। मतलब पॉलिटिक्स में क्या चीज़ आपको, क्या सिर्फ खान साहब ही
लेकर आए कि भाई उनकी जो विजन से या उनकी शख्सियत से आप मुतासर होकर आए, क्योंकि नहीं तो आप रिटायरमेंट के बाद बाकी ब्यूरोक्रेट्स की तरह आप अपनी फैमिली को टाइम दे सकते, आप अपनी ज़मीनें संभाल सकते थे, या आपने जो सकरंद के अंदर जितने इदारे बनाए हुए हैं आप उनको संभाल सकते थे, तो फिर अचानक पॉलिटिक्स। नहीं ज़ोहैब साहब, जहाँ तक मैं फ़िलाई इदारा, तो मैं जब नौकरी में था 14-15 साल पहले मैंने अपनी वालिद साहब के नाम से बनाया, और उसमें मैंने पहला उसूल ये रखा कि इसमें डोनेशन में नहीं लूँगा। हाँ, वो मुझे पता मेरा एक उसूल वो है, खुद ही एसेट्स हैं, चैरिटी ये है जो आप अपनी जेब से करें। हाँ। ये चैरिटी नहीं है कि एज अ फेडरल सेक्रेटरी आप किसी से 10 करोड़ लेके बोले जी वो खुद करे जिसको करना है। तो खैर वो चैरिटी का प्रोग्राम तो माशाल्लाह अभी भी हमारा फ्री एम्बुलेंस सर्विस, स्कूल, ये सब चल रहा है। पॉलिटिक्स बिल्कुल आपका है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं कभी पॉलिटिक्स में जाऊंगा या मुझे पॉलिटिक्स में जाना भी है। लेकिन उन दिनों लोकल बॉडीज़ की इलेक्शंस हुई तो ऐसे ऐसे लोग जीत रहे थे मेरे नवाब शाह से, सकरंद से। तो मैंने कहा यार अगर यहाँ कोई मयार ही नहीं है, कोई काउंसलर बन रहा है, तो एज ए चैरिटी वर्कर तो ज़्यादा आपके करीबी लोग भी हैं। हाँ, मैंने क्या कहा, तो मैंने कहा चैरिटी प्लेटफॉर्म से तो मैं इन पर ऑब्जेक्शन लगाऊंगा तो मेरे इदारे को लॉस होगा, तो मैं उस पर नहीं करूँगा। तो उन्हीं दिनों में जैसे कि जिस वक्त जो गवर्नर हैं चौधरी सरवत साहब, ये हमारे बड़े मेहरबान दोस्त हैं पुराने लंदन से, तो उनसे मेरी बात हुई, मैंने ये डिस्कस भी किया। तो उसने कहा कि खान साहब से मैंने तुम्हारी बात की है, तो कल वो मेरे घर आ रहे हैं, आप लाहौर आ जाओ। तो मैं चला क्या लाहौर, वहाँ खान साहब आए और मैं, अच्छा हम 4 आदमी थे, अलीम खान, गवर्नर साहब, प्राइम मिनिस्टर साहब अभी जो है, और मैं, और खुल के बात मुझे उससे अंदाज़ा लगाया कि वो कुछ करना चाहते हैं सिंध के लिए। उसका था कि मुझे लिखे पढ़े लोग चाहिए, रिंद साहब आप आएँ, हम आपको वेलकम करते हैं, आपका तजर्बा है, फेडरल सेक्रेटरी रहे हैं और मुख्तलिफ इदारों में, क्यों मैं ओम्बड्समैन में भी रहा हूँ तो मुझे वहाँ भी थोड़ा आइडिया था। तो बस फिर ये सोच के कि शायद मैं जाके किस निज़ाम में अपना कोई हिस्सा डालूं जो अभी तक मैं नहीं डाल सका, मुनाफकत नहीं कर सकूँगा, क्योंकि निज़ाम ऐसा बनाया हुआ है, वही काउंसलर अब भी जीतेगा, वही एमपी अब भी जीतेगा, वही एमएनए अब भी जीतेगा। लेकिन मैं अपनी चैरिटी के प्लेटफॉर्म से हट के पॉलिटिक्स में एटलीस्ट मैं बोल सकता हूँ। नहीं, अभी आप कॉन्टेस्ट तो करेंगे ना, अगर बल्दियाती इलेक्शन या जनरल इलेक्शन आते हैं तो आप कॉन्टेस्ट करें। पिछले इलेक्शन में भी 214 से मैं पीटीआई का कैंडिडेट था नवाब शाह से, और अभी भी पार्टी के लोगों की सपोर्ट करेंगे, लोकल गवर्नमेंट में हिस्सा लेंगे, और इंशाल्लाह अगली इलेक्शन में फिर हिस्सा लेंगे। जरदारी साहब को ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मुझे याद है कि वो जब अलवी साहब के घर में हमारे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मीटिंग हो रही थी, तो अचानक ये न्यूज़ आई कि आसिफ साहब और बिलावल साहब दोनों इलेक्शन लड़ेंगे, एक नवाब शाह से एक लड़काना से। तो एकदम अलवी साहब को खान साहब ने कहा कि रिंद को बुलाओ। तो स्टेज पे बैठे थे रिंद साहब, खान साहब, अलवी साहब। तो मैं जैसे गया तो मुझे कहा कि आपको आसिफ से लड़ना है, जरदारी से इलेक्शन में। मैंने कहा सर बिल्कुल लड़ूंगा। कहते मैं भी आऊँगा, नवाब शाह, यार मोहम्मद रिंद भी आएगा, शाह महमूद कुरैशी भी आएगा। तो खैर वो इलेक्शन तो फिर नहीं हुई। लेकिन कहने का मकसद है पॉलिटिक्स कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। आसिफ साहब के लिए हमें बेहद एहतराम है, इज्जत है, हम इकट्ठे रहें, दोस्त भी रहें। कुछ इख्तलाफात डेवलप हुए लाड़काना से KB साहब के और आसिफ साहब के, लेकिन बेनज़ीर साहबा ने हमेशा हम भाइयों की इज़्ज़त की। हम भाइयों को जब 88 में BV आई तो मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में था, और नाहिद खान, सब ये हम इकट्ठे काम करते थे। लेकिन पॉलिटिक्स अपनी जगह, ज़ाती ताल्लुकात। चाचा हाकिम अली को ज़िंदगी भर हम चाचा कहते रहे, बड़े थे। और आखिरी जो एक चीज़ थी कि जब ज़िला नाज़मी की इलेक्शन थी, जो फरियाल तालपुर साहब आप बराबर आ गई थी, हाँ, वो सुना है कि अगर आप लोग सपोर्ट ना करते तो शायद खान मंडारी ज़िले नाज़िम बन जाते। तो वो नहीं, वही है ना कि सुना था कि रात को आ गए थे जरदारी साहब KB साहब के पास के भैया। मैं वही कहता हूँ कि ज़ाती ताल्लुकात तो आज भी है ना जी। मैं ये मीडिया के थ्रू कहता हूँ, आज भी हमें इज़्ज़त है आसिफ जरदारी साहब के ख़ानदान के लिए, मैडम फराल के लिए। और एक दफ़ा एयरपोर्ट पे मैडम फराल मुझे मिली तो मुझे कहा कि मीर मुनव्वर से हमारी अच्छी दोस्ती है, तो कभी कभी उसको गाने का शौक़ भी है, तो आ जाते थे, गाना हम इकट्ठे सुनते थे।
तो एक दिन मैडम ने मुझे कहा, एयरपोर्ट पे मिली, कहते आजकल मीर साहब डेली आपके पास हैं, गुल क्यों? मैंने कहा मैडम मेरे पास हैं तो महफूज हैं, आप फिक्र न करें। तो किसी और, तो मीन्स ये ताल्लुकात हैं आज भी, शादियों में आना जाना ये वो, लेकिन नज़रियाती तौर अभी तक तो हमारा यही फ़ैसला है कि जीना मरना इमरान खान से है, और जब तक पार्टी में कोई नाइंसाफ़ी ना हो, सिंध की आवाज़ सुनी जाए, सिंध के लोगों को, एक तरफ खान साहब खुद कहते हैं कि सिंध के अवाम पे पीपल्स पार्टी ने जुल्म किया, नाइंसाफ़ी की, इस कौम पे पैसे खा गए, तो भाई इंसाफ कौन देगा? आप देंगे ना, जाहिर है आप मरहम आप लगाएंगे उन जख्मों पे। तो इसलिए हमने खत लिखा। अच्छा गुलाम साहब चलेंगे, मैं ज़ाती थोड़े सवाल भी पूछना चाहूँगा, लेकिन अभी पॉलिटिकली का आखिरी सवाल सिंध के कॉन्टेक्स्ट में, कि वो जब आप रिज़ल्ट उठाएंगे ना इलेक्शन के, चाहे वो फिर 2013 के या 18 के, आप देखेंगे कि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के अगेंस्ट जो भी जितने भी लोग खड़े होते हैं, उनके अगर सबके वोट आप मिलाएंगे तो वो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट से ज़्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट के सामने 5, 6, 10 कैंडिडेट खड़े होते हैं, तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है वोट पूरा, जिसके नतीजे में ये पीपल्स पार्टी जीत जाती है। आप नहीं समझते कि क्या वजह है कि इतने कैंडिडेट सामने खड़े हो जाते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ होगी कि जिसके अगर आप चाहते हैं तमाम वो पार्टियां जो एंटी पीपल्स पार्टी हैं कि पीपल्स पार्टी से जान छुड़ाने के लिए हम हर हल्के पर एक उम्मीदवार खड़ा करें? नहीं, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बहुत बातें हुई हैं। देखें, लास्ट 2 इलेक्शनें जो हुई हैं जिसमें जीडीए का बड़ा असर था सिंध में, और जीडीए ने एक बड़ा टफ टाइम भी दिया पीपल्स पार्टी को, और हमारा ये प्रपोजल था पिछली इलेक्शन में कि भाई जीडीए पीटीआई मिल के इलेक्शन लड़े, और काफ़ी जगहों पे ये हुआ भी सही, काफ़ी जगहों पे वोट अच्छे भी पड़े, लेकिन ये अलायंस बना देर से। जब इलेक्शन में चंद दिन थे, नॉमिनेशन फॉर्म भी हो गए थे, अच्छा उसके बाद बोला गया कि जी ज़ोएब साहब आप विड्रॉ करें, रिंद आप विड्रॉ करें। हाँ, तो इस मामले हमने इनको कहा भाई अब लेट हो गया है, अब जो है वो एक वोटर का माइंड बन गया है, हमें जीडीए से मिलके इलेक्शन लड़ना था, तो 6 महीने पहले हम जीडीए से मिलते और जीडीए हमसे मिलती कि भाई यहाँ आपका कैंडिडेट मजबूत है, आपको हम सपोर्ट करें। वो जो सिंपल फार्मूला है वो यही है ना। अफसोस के बाद है कि नॉमिनेशन फॉर्म भरने के बाद ये अलायंस बना, तो मेरा ख्याल है कि अगली इलेक्शन में डेफिनेटली कंसीडर करना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी की को सिंध को आज़ाद कराना है पीपल्स पार्टी के साथ, देखें अंदरूनी सिंध एमक्यूएम का भी अच्छा वोट है, आप कभी भी ये ना बोलें, शहरी इलाकों में। इनायत रिंद आप देखें जब ये एमक्यूएम में थे 13 में जब इलेक्शन लड़े थे, इसको 30-40 हज़ार वोट मिले थे, और उस वक्त भी अगर वो सारे मिल जाते तो अजरा पेचो। मैं वही कहता हूँ अगर एमक्यूएम आगे चलकर किसी पार्टी या अभी तो तकरीबन नवाब शाह की आधी एमक्यूएम तो पीपल्स पार्टी में चली गई है। नहीं, फिर भी इनका वोटर जो है ना वो जी डटा हुआ है, वो अभी भी मीरपुर खास में आप देखें पुरानी पिछले इलेक्शन में कितने वोट लिए, सखर में कितने लिए, लेकिन हमें सूट जीडीए करता है कि जीडीए के साथ अगर 1 साल एडवांस में या 6 महीने पहले कैंडिडेट्स का एडजस्टमेंट हो जाए तो काफ़ी फर्क पड़ सकता है। उधर जीडीए और पीटीआई के वोट और इधर एमक्यूएम वोट मिलकर पीपल्स पार्टी को। अच्छा गुलाम साहब, एक और चीज़ ये कि आप 90s में टीवी पर बड़े, जब आप नौजवान थे, खैर फिजिकली तो अभी भी नौजवान लगते हैं, उस वक्त तो खैर माशाल्लाह कुछ ज़्यादा ही वो थे, गुलाबी थे और बड़े जवानी थे। तो कैसे ख्याल आया आपको? उस वक्त भी शायद आप किसी अहम ओहदे पर थे, तो किस तरह गए फिर ये टीवी? और वो भी अच्छा, वो भी ये कि वो एक ब्यूरोक्रेट है, लेकिन प्रोग्राम जो कर रहा था वो एक मौसीकी का प्रोग्राम था और उसमें बड़े लेजेंड आर्टिस्ट होते थे उसमें। कैसे फिर मिजाज में यही था कि भाई मौसीकी से दिलचस्पी थी? इसलिए दिलचस्पी तो थी, लेकिन ज़ोएब साहब मैं उन दिनों कंट्रोलर टूरिज़म था, तो टूरिज़म पे मैंने लेक्चर दिया टीवी पे, आशिक आरबानी का प्रोग्राम था उस पर, तो अब्दुल करीम बलोच साहब उस वक्त जीएम, तो उसने जो प्रोग्राम देखा तो उसने, मुझे जानते तो थे, तो उसने मंजूर कुरैशी को बोला यार गुल से कंपेयरिंग कराओ। तो दूसरे ही दिन जब ये एयर हो गया ये प्रोग्राम, तो मंजूर ने मुझे कहा कि आ जाएं, बलोच साहब ने याद किया। तो मैं गया, बलोच साहब अजीज़ भी थे, बलोच साहब हमारे कोटड़ी से बिलोंग करते हैं, मुझे कहा यार तुम कंपेयरिंग करो ये हो। तो मैंने कहा सर मैं अच्छा डिबेटर रहा हूँ स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, लेकिन ये नहीं। उसने कहा मैं आपको एक लालच दे रहा हूँ, मुझे मेरी लालच कबूल करो। मैंने कहा क्या? उसने कहा ये प्रोग्राम जो आप करोगे ये प्रिजर्व हो,
जब तक टीवी की ज़िंदगी है ये प्रोग्राम डिस्ट्रॉय नहीं होगा। तो ये आपका प्रोग्राम हमारे पास लाइब्रेरी प्रोग्राम आर्काइव में का हिस्सा आर्काइव होगा में, और वो बिल्कुल। इस पे मैंने कहा ज़रूर मैं करूँगा। फिर हमने शुरू किया ये प्रोग्राम। फॉर्मेट जो था वो मंजूर कुरैशी साहब का मंजूर था। कुरैशी प्रोड्यूसर वही थे, मंजूर कुरैशी। लेकिन मैं बताऊं ज़ोहैब साहब उस वक्त के फनकार, हाँ मैं आप देखें छोटा था देखे, कहाँ माई भागी, माई भागी, ढोल फोटो फकीर, जरदारी, ढोल फकीर, जलाल चांदियो, जलाल चांदियो, बहुत सारे, अपना ये जीजी जी जरीना, जरीना। क्या ना, अल्लाह अभी भी वसाई, अभी भी वो तकरीबन मेरे ख्याल में शायद यूट्यूब पर मौजूद हैं वो सब प्रोग्राम, है पीटीवी ने यूट्यूब अपलोड है। किए हुए। मेरे पास हाँ है। कैसेट्स भी हैं, मुझसे काका साहब ने भी कैसेट्स लिए थे। लेकिन अब वो फनकार कहाँ, वो आवाज़ें आवाज़ कहाँ, कहाँ, और वो लाइव परफॉर्मेंस देते थे वहाँ लाइव, उस शो में, और ऑडियंस भी होती थी आपके ऑडियंस संग। होती थी। फिर हर कोई प्रोग्राम वो देखता था। मुझे याद है कि हर प्रोग्राम के बाद साईं मखदूम तालिबुल मौला, बड़ी शख्सियत हैं, मुझे एक ख़त लिखते थे। उस वक्त ये मोबाइल हाँ फ़ोन नहीं थे, मुझे ख़त लिखते थे, उस पर वो तबसरा करते थे कि इस फनकार ने ये जुमला गलत बोला उसने। और कभी मुझे भी लिखते थे कि आपने ये जुमला, मैंने फिर जगह, मैं से बलोच आदमी हूँ, मैं तो उर्दू भी गलत बोलता हूँ, सिंधी भी गलत बोलता हूँ, तो थोड़ी गलती हो जाती है। तो इतना इंटरेस्ट था लोगों का। नहीं नहीं, वो बड़ा ज़बरदस्त, और वो सब फैमिली के सब फर्द बैठ कर देखते थे, और न सिर्फ उस फनकार को सुनते थे बल्कि जो आप उनका जो प्रोफाइल, जो इंटरव्यू करते थे, तो वो 30-40 मिनट का प्रोग्राम था शायद, पता नहीं, नहीं, 50 मिनट्स, हाँ 50 मिनट, जो मतलब वो स्लॉट पूरा था। 6 सॉन्ग्स है उस फनकार, स्लॉट के अंदर वो पूरा फनकार का इंट्रोडक्शन या प्रोफाइल पूरा उस ऑडियंस के सामने, व्यूअर्स के सामने आ जाता था। हमने ऐसे भी फनकार प्रोग्राम किए कि दादा, बेटा, अब पोता। अब वो एक अजीब, लोगों को लगता था कि ये कैसे हैं। और फिर सिंध के सब इंस्ट्रूमेंट्स जो भी सिंध में थे, अलगोज़ा से, नड़ से लेके ढोलक तक, इवन सिर्फ ढोलक पे, वो अल्लाह बच्चा था बड़ा ढोलक नवाज, सिर्फ ढोलक पे हमने 1 घंटे का प्रोग्राम किया। चाचा मिठा, घड़े वाला चाचा मिठा जरदारी, तो वो घड़े पे सिर्फ हमने 1 घंटे का प्रोग्राम किया कि इस घड़े से सुर कैसे निकलते हैं। वो अच्छा सर, एक और भी चीज़ थी कि उस वक्त क्योंकि बहुत कम इंटरव्यूज़ आते थे फनकारों के, लोग सिर्फ कैसेट्स में सुनते थे, लोगों को उनके बारे में पता नहीं था, लेकिन आपके प्रोग्राम के जरिए उनको उस चीज़ों का पता चलता था जो वैसे उनके बारे में नहीं चलते थे। और मुझे उस प्रोग्राम ने सियासत में भी बड़ी हेल्प की कि मैं इलेक्शन में खड़ा हुआ कि कई देहातों में गया तो नए नए लोग थे, तो एकदम कहते थे सही आप महफिल वाले हैं ना। मैंने कहा मैं महफिल प्रोग्राम वाला हूँ। तो वो उनसे भी काफ़ी जो है और ना, हमारे लिए तो 2 वजूहत थी, हम देखते थे कि भाई हाँ एक तो ये हमारे इलाके के हैं, तो हम तभी हम पूरा इलाका हमारे नहीं, देखते। आसिफ साहब ने कई दफ़ा मेरे से जिक्र किया जब प्रोग्राम देखते थे, तो कहता यार देखा था मैंने प्रोग्राम। लेकिन आज आप लोगों की जो है सोशल मीडिया का ज़माना है, वेब चैनल्स का, और आप माशाल्लाह बड़ा अच्छा चैनल आपका जा रहा है, और टीवी, तो दुनिया चेंज होगी ना, आगे चलकर देखें ये टीवी भी नहीं होगी, पता नहीं क्या नया सिस्टम आएगा। चलिए वो सर, आखिर में सिर्फ इतना बताएं मुझे कि आप वो जवानी और आपका पैदाइश सकरंद की, एक सरसब्ज इलाका है हमारा, फिर वहाँ से फिर पढ़ना, बाहर से पढ़ना, फिर जॉब करना, और वो भी आखिरी लेवल जो है हमारे यहाँ सेक्रेटरी के, वो उसमें उस स्केल तक जाना, फिर टीवी की दुनिया में आना, मतलब वो फिर फलाही काम करना, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी बन जाना। सबसे ज़्यादा आपको इन सेक्टर्स में मज़ा ज़्यादा किस में है जिसमें आपने एंजॉय किया कि यार ये ज़िंदगी का मज़ा? मज़ा तो अभी भी एग्रीकल्चरल फील्ड में है, जो हमारा प्रोफेशन है, ख़ानदानी ज़मींदारी जो है उसमें है, वो पुराने लोगों के साथ। लेकिन ज़मींदारी भी अब चेंज हो गई है, ठीक है, लोग बहुत देहातों से माइग्रेट करके शहर गए, शहर आ रहे हैं। जो सिस्टम पहले ज़मींदारी का था वो नहीं है, उसमें भी अच्छा रहा। लेकिन पुराने दोस्तों से मिलकर जो स्कूल में पढ़ते थे हमारे साथ, अब ये तो कुदरत का मौजज़ा है कि हम 2 भाई उसी स्कूल में एक ही में पढ़ते थे, जो हमारे गांव से 2 किलोमीटर दूर था, और हम डेली पैदल जाते थे, पैदल वापस आते थे, क्योंकि गाड़ी का रास्ता ही नहीं था। अगर वाले साहब गाड़ी ले भी ले तो रास्ता नहीं था। तो एनिया उनकी मेहनतें, और फिर अल्लाह ने बड़ी, लेकिन केबी साहब की जो है ज़िंदगी ने हमें भी उड़ान दी ना। जब वो आगे बढ़ते गए तो हम भी उस रेस में मोटिवेशन मिलती गई आपको, मोटिवेशन रेस में दाखिल होते गए। और फिर माशाल्लाह मैंने अपनी 4 बेटियों को पढ़ाया कराची में,
माशाल्लाह मेरी एक बेटी जो है बैरिस्टर है लंदन से, और दूसरी आर्किटेक्ट डिज़ाइनर है कनाडा में, एक अमेरिका में है बैंक में। तो फिर हमने जो कर्ज था जो हमारे माँ बाप का, तो हमने फिर औलाद को पढ़ा के उसमें उतारा। बेटा नहीं है, कभी अफसोस तो नहीं था कि बेटा नहीं, कभी नहीं, यहाँ अब कभी तो वो बेटियों के वो नवाज से आ गए। मेरा जो बेटी है, वो मैंने देखे हैं। बड़ी बेटी का बेटा इस वक्त वो है हैदराबाद में आर्मी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उनसे वही मोहब्बत है। ज़िंदगी बड़ी माशाल्लाह बेहतरीन। और लेकिन ख्वाहिश है कि खान साहब की पीटीआई को सिंध में हम मजबूत करें, और जो खान साहब ने कहा कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी ने कुछ नहीं किया, शायद हम कुछ करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। थैंक यू सर।